तो आज कंटिन्यू करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना। आज हम देखेंगे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट जो हमने अभी लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। तो लास्ट टाइम पे हमने क्या डिस्कस किया था कि इस तरह से एक ट्यूब हुआ करती थी और इस ट्यूब में एक मेटेलिक सरफेस की हम प्लेट रखते थे और इस पर फोटोन इंसिडेंट कराते थे। इन फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती थी तभी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और यहाँ पर हमने एक रिसीवर एनोड रखा हुआ था, फिर इसको एक एमीटर से कनेक्ट किया था जिससे कि हमें ये पता चल पाए कितना करंट का रीडिंग है, राइट। और फिर इस सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया था। तो हमने ऐसा एज्यूम किया था कि सपोज मेटेलिक सरफेस से 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, 100 के 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी या डिफरेंट, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए हैं वो आपस में कोलिजन करके रुक जाएंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हमने समझा था कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुए तो 100 में से 10 इलेक्ट्रॉन इस एंड पर पहुंचे और हमें करंट का रीडिंग मिला। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट किया था और उसकी पोलैरिटी इस टाइप से रखी थी कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। तो धीरे धीरे क्या हुआ था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रीच हो रहे थे उनकी नंबर इंक्रीज होने लगी। एक बार जब इंक्रीज हुई तो हमने कहा इस वोल्टेज को और इंक्रीज करते रहे तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन इस एंड पे पहुंच गए। तो ये जो करंट था, अब इसके बाद इस वोल्टेज को आप कितना भी इंक्रीज करते रहो, इन इलेक्ट्रॉन्स में की वजह से जो करंट आ रहा था उसमें क्या चेंजेस आएंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक बार जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो 100 जो इजेक्ट हुए थे वो पूरे यहाँ पहुँच गए। तो अब वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज करते रहो, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और वो जो करंट का वैल्यू आया था उसे हमने बोला था सैचुरेशन करंट और डिनोट किया था IS से। ठीक, ये था अपना सैचुरेशन करंट। फिर इसके बाद हमने सैचुरेशन करंट पर उसके बाद हमने क्या किया था, इस वोल्टेज को चेंज कर दिया था और जो बैटरी की पोलैरिटी थी इसे अपोजिट कर दिया था, लाइक दिस। इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे उनका ये अपोज करने लगा था और जैसे ही अपोज किया तो हमने कहा एक काम करते हैं, इस वोल्टेज को और इंक्रीज करते हैं। और इंक्रीज करते करते एक वोल्टेज हमें ऐसा मिला जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। उस सिचुएशन में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी अगर यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, उस वोल्टेज को हमने बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक की बातें हमने डिस्कस कर ली थी। और हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई टाइम ऑफ VS। फिर हमने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था, यानी VS यहाँ पर क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था, क्लियर है। और तो हमने यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस की थी कि अगर हम ऐसा बोलें कि इफ़ अ इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट, तो हम बोल पाते थे कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। चलो इसके आगे डिस्कस करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट हमने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ हम बनाते हैं। किसके बीच में ग्राफ है, ये करंट और ये वोल्टेज। तो अगर आपको याद हो तो जो हमने कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया था, जो 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे उनमें से 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे। उन 10 इलेक्ट्रॉन के पहुंचने की वजह से क्या आपको कुछ ना कुछ करंट मिला होगा, तो उस करंट को यहाँ पर हमने पॉइंट कर दिया। फिर हमने क्या किया था, वोल्टेज को इंक्रीज किया था। वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज किया तो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच रहे थे एनोड पर, उनके नंबर्स में इंक्रीमेंट होने लगा और करंट का वैल्यू इंक्रीज होता रहा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जितने भी करंट इलेक्ट्रॉन थे वो 100 के 100 पहुंच गए थे और जो करंट हमें मिला था वो एक कांस्टेंट करंट हो गया था। उसके बाद आपने वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज करते रहो, करंट में कोई चेंजेस नहीं आए थे। और जब नहीं आया था तो उस करंट को हमने बोला था सैचुरेशन करंट, जैसे हमने डिनोट किया था I और S से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया था। जैसे ही हमने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन के नंबर थे वो और डिक्रीज होने लगे और एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा मिला था जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी एनोड पर नहीं पहुंच पाया था और करंट का वैल्यू क्या हो गया था, 0। उस मैक्सिमम वोल्टेज को हमने बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ आना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव में था। तो ये प्रैक्टिकल जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा मैं अलग से बना देता हूँ।
इस टाइप से। क्लियर है? तो ये इंपोर्टेंट ग्राफ है, इस पर स्टार मार्क कर लेना। IIT JEE 2-3 बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है और कैसे क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि देखो हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा इंटेंसिटी। तो हम 1 बाय 1 करके दोनों एस्पेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट आप स्टार मार्क करके नोट करो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। मीन्स जो बीम आ रही है उसमें हर एक फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने कांस्टेंट रखा, और उसको कांस्टेंट को चेंज किस में ला रहे हो? इंटेंसिटी में। तो इंटेंसिटी में चेंज लाने से किस तरह का वेरिएशन आता है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी बहुत लॉजिकली सोचो, इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी। पहले ऐसा समझो कि 100 फोटॉन्स आ रहे थे और 100 फोटॉन के आने की और हर एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी क्या थी? सपोज ऐसा समझो एक मेटेलिक सरफेस थी, यहाँ पर जो बीम आ रही थी फोटॉन्स की वो 100 फोटॉन आ रहे थे और हर एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये फोटॉन इस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में कैपेबल है? यस ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इस मेटेलिक सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे। अब इसी पर्टिकुलर केस में हमने क्या किया कि जो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थी इसको तो कांस्टेंट रखा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी को इंक्रीज करके 100 फोटॉन की जगह 1000 फोटॉन कर दिए, और अगर 1000 फोटॉन कर दिए मतलब फोटॉन से नंबर इंक्रीज कर दिया, तो लॉजिकली सोचो जो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें भी नंबर में चेंजेस आएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो समझो पहले 100 फोटॉन आ रहे थे तो सपोज 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी उतनी ही रखी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी पहले थी उसको ही हमने रखा, और 100 की जगह 1000 फोटॉन का इंसिडेंट कराया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो सोचो जो करंट का वैल्यू होगा, सैचुरेशन करंट का वैल्यू होगा, पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन, और ये कब? जब हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। मीन्स आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ नजर आएगा आपको? इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट में नजर आएगा। ठीक है, और अगर हम इसका वेरिएशन का कर्व प्लॉट करेंगे तो देखते हैं वो कैसा नजर आएगा। एक ग्राफ अपने को ऐसा मिला था, इसका सैचुरेशन करंट कुछ यहाँ था और इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी थी वो I1 थी। अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को तो सेम रखा, बट अगर आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। तो अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ और इस इंटेंसिटी को मैंने बोला I2, तो आपको इस ग्राफ को और वाई एक्सिस पे क्या है? करंट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इंटेंसिटी है और ये करंट है, और यहाँ पर क्या चल रहा है? अपना वोल्टेज चल रहा है। तो इस ग्राफ को देखकर आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जिसके लिए सैचुरेशन करंट ज़्यादा है, ये IS1 है और ये IS2 है, तो जिसके लिए सैचुरेशन करंट ज़्यादा है उस केस में इंटेंसिटी जो भी इंसिडेंट कराई होगी दैट विल बी ग्रेटर दैन। ठीक है, ओके। अब इस केस पर्टिकुलर केस में अगर एक बात लॉजिकली सोचा जाए, ये क्या था? पहले वाले केस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसे आप कुछ नाम दे दो, VS नाम दे दो इसको, या V0 नाम दे देते हैं।
क्लियर है? एक बात लॉजिकली समझें कि जो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन होते थे उनकी काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती थी। जैसे ये आप नोट करो, फिर सेकंड एस्पेक्ट पर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे एक यहाँ पर मेटेलिक सरफेस के लिए जिसकी वर्क फंक्शन थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटेलिक सरफेस पर अगर आपने फोटोन इंसिडेंट करा रहे हो आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये फोटोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा 110%, बट जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अच्छा, और यहाँ पर आप जो फोटोन इंसिडेंट करा रहे थे वो स्टार्टिंग में करा रहे थे 100 फोटोन, ऐसा समझो आप। क्लियर? अब इन 100 फोटोन की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए यहाँ से, बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 10 - 2, दैट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट माय पॉइंट? ओके। अब हमने क्या किया, इस सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया? हमने 100 फोटोन की जगह 1000 फोटोन इंसिडेंट कराए। ठीक, अब जब 1000 फोटोन इंसिडेंट कराया आपने, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो 4 से जाहिर सी बात है ज़्यादा के नंबर में होंगे, क्योंकि आप नंबर ऑफ फोटोन आपने इंक्रीज कर दी। हाँ, उनकी फ्रीक्वेंसी अभी भी कैसे रखी है? फ्रीक्वेंसी अभी भी आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखी, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी इंक्रीज। बट लॉजिकली सोचो, अभी भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो तो सिर्फ क्या होनी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा वो कितना लगेगा? 8 वोल्ट। पहले भी 8 वोल्ट लग रहा था और अभी भी 8 वोल्ट लगेगा। क्लियर है? इसका मतलब अगर इस ग्राफ के लिए हम लॉजिकली बात करें तो हम अगर इंटेंसिटी को चेंज कर देंगे तो किस चीज़ में चेंजेस आ जाएंगे? सैचुरेशन करंट में। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी कैसा रहेगा? सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा जैसे कि जितना ही पहले था। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी में आपने कोई चेंजेस नहीं किए। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं किए तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको जो पोटेंशियल पहले लगाना पड़ रहा था वही पोटेंशियल अभी भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप स्क्रीन स्टॉप करके ये पॉइंट नोट करो और अपनी लैंग्वेज में 2-4 लाइनें नोट कर लेना इसको। ठीक है? तो सपोज आईआईटी ने जो क्वेश्चन पूछा था मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और उसको ओरली आंसर दें, उसमें कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। हमने ग्राफ प्लॉट किया इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में। लॉजिकली सोचो, अगर एक ग्राफ आपको ऐसा मिल जाए, तो पहले तो इस ग्राफ को एनालिसिस करो कि ये ग्राफ क्या कह रहा है आपसे। इसकी कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटी रही होगी, ये आपका करंट हो गया और ये आपका वोल्टेज हो गया, ये कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 हो गया, ये Vs2 हो गया और ये Vs3 हो गया। ठीक है? तो इस ग्राफ को देखकर एनालिसिस करो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी वगैरह के बारे में क्या कमेंट किया जा सकता है। अब लॉजिकली सोचो, इस ग्राफ को देखकर क्लियर फील आ रही है कि इस केस में जो तीनों केस बन रहे हैं उस केस में फ्रीक्वेंसी में चेंजेस किए गए हैं। अगर तीनों के लिए इंटेंसिटी या सैचुरेशन करंट, इसको मत प्लॉट करो तो भी चलेगा, ये सैचुरेशन करंट का जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा ग्राफ को ऐसा कर दो, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से, तो तीनों के लिए सैचुरेशन करंट सेम है। इसका मतलब तीनों के लिए जो इंटेंसिटी आ रही है वो इंटेंसिटी कैसी है? वो इंटेंसिटी सेम है। चेंजेस किस में आए? चेंजेस फ्रीक्वेंसी में आए। और हम यहाँ से क्लियरली देख समझ सकते हैं कि बेसिकली इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, इसके लिए सेकंड और इसके लिए थर्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग रही होगी? इसके करस्पॉन्डिंग रही होगी, फिर सेकंड इसके लिए करस्पॉन्डिंग, और ये। तो हम इससे क्लियरली बोल सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ऑर्डर होगा दैट विल बी इक्वल टू Vs3 ग्रेटर देन Vs2 ग्रेटर देन Vs1। ऑल्दो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस साइन में होता है? नेगेटिव साइन में होता है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इसको शो करते हैं हम इसमें। ठीक है? और इसके बेसिस पे हम ये भी कमेंट कर सकते हैं कि बेसिकली जो तीनों में से जो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? थर्ड वाले की होगी। क्लियर है? ओके।
और अगर इसकी जगह पर करंट और वोल्टेज और इसका ऐसा ग्राफ मिल जाए अपने को, जो कि हमने अभी देखा था, ये इंटेंसिटी I2, ये इंटेंसिटी I1 और ये यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे आया हुआ है इस जगह पर। तो हम इससे क्या कमेंट कर पाएंगे कि बेसिकली I2 इज ग्रेटर देन I1 एंड I1 क्या है, इंटेंसिटी है। सेकंड की इंटेंसिटी पहले की इंटेंसिटी से ज़्यादा है, और अगर दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो हम ये बोल पाएंगे कि जो इंसिडेंट फोटोन हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है। ठीक है, तो इन ग्राफ को ऑब्जर्व करने के बाद हम 2 पॉइंट स्टैंडर्ड याद रख सकते हैं और उन 2 पॉइंट से ये सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से 2 पॉइंट हैं, स्टार मार्क करके नोट करो आप। फर्स्ट पॉइंट कि अगर हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया और फ्रीक्वेंसी को हमने क्या रखा, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम है तो हमें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। इसको हमने फ्रीक्वेंसी को क्या रखा था, कांस्टेंट। इंटेंसिटी इंक्रीज की, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, बट सैचुरेशन करंट IS का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, सेकंड हमने इंटेंसिटी को तो कांस्टेंट रखा बट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो ये जाहिर सी बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू क्या होगा, सैचुरेशन करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे और इसी हिसाब से अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम IIT के जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे मैं डिस्कस करा दूंगा, जो भी 2000 से 2019 के बीच में आए हुए। तो आप स्क्रीन शॉट करके ये चीज़ नोट करो, फिर अब IIT JEE के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। IIT का ये प्रीवियस का 2014 का ये क्वेश्चन है, ये आप नोट करो। पहले क्वेश्चन क्या है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। द एनोड वोल्टेज ऑफ अ फोटो सेल इज केप्ट फिक्स्ड, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज चेंज किया हुआ, इंक्रीज बोलना चाहिए। द प्लेट करंट I ऑफ फोटो सेल वेरी एज। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा वो अपने पिक करना है। अब एक बात अपने को लॉजिकली समझ में आना चाहिए, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था कि ऐसे हमारी एक ट्यूब है, इस ट्यूब में यहाँ पर एक मेटेलिक सरफेस थी जिस पर फोटॉन्स हम फॉल कराते थे इस तरह से। यहाँ पर अपनी एक एनोड प्लेट हुआ करती थी और इनको जब हम कनेक्ट करते थे एक बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से। पोलैरिटी ऐसी क्यों रखी, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच पाएंगे। अभी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम करंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन बोला कि ये जो वोल्टेज है बैटरी का, ये वोल्टेज इसको फिक्स रखा गया है, चेंज नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट है। क्लियर। अब एक बात लॉजिकली सोचो, यहाँ से जो फोटोन आ रहे हैं उन फोटोन का लैम्डा चेंज किया है, इंक्रीज किया है। तो अगर हमने लैम्डा को, हम जानते हैं फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी लिख दें सिंपली, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा। तो लॉजिकली सोचो, अगर आप लैम्डा को इंक्रीज करोगे, जैसे ही आप लैम्डा को इंक्रीज करोगे तो आने वाले एक सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी डिक्रीज हो गई तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रॉन की इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो पहले जो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पर पहुँच जाया करते थे, उन इलेक्ट्रॉन्स के जो पहुँचने का नंबर होगा वो जाहिर सी बात है डिक्रीज कर जाएगा। और अगर डिक्रीज कर जाएगा तो लॉजिकली सोचो कि लैम्डा को जब हमने इंक्रीज किया तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू कम हो गया। तो इन चारों ग्राफ को देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है कि सिर्फ डी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लैम्डा को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। मैं एक बार और एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देता हूँ, क्या एक्सप्लेनेशन था इसमें ग्राफ में। जैसे ही हमने लैम्डा को इंक्रीज किया, ऑन इंक्रीजिंग द लैम्डा एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन दैट इज hc बाई लैम्डा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और इसके डिक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले के कंपैरिजन में कम हो गई। तो सोचो अगर पहले 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का
का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का, तो वो इजीली यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी एनोड पे पहुंचने की पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो गई, और अगर डिक्रीज कर जाएगी तो जो करंट का वैल्यू होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए सैचुरेशन करंट का वैल्यू क्या कर जाएगा, डिक्रीज। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो आप ये नोट करो, इसके आगे फिर आईटी क्वेश्चन को और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।